नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर और टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मेहराब का आधार है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का कथन के संदर्भ में वर्णन कीजिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द keystone of the cabinet arc. Describe the powers of the Indian Prime Minister in the light of this statement. यह क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था का रूपांतरण प्रधानमंत्री सरकार के रूप में हो गया है। टिप्पणी की इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियाँ। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन का केंद्र बिंदु होता है। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है तथा संपूर्ण कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो संपूर्ण कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान और नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। ये वास्तविक प्रधान होता है, शक्तियों का उपयोग ये करता है। तो इसकी शक्तियों की बात करें तो हम निम्न बिंदुओं में इसकी शक्तियों को देखेंगे। पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण, दूसरा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, विभागों मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे कहते हैं, विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। तीसरा है नीतियों का निर्माता, नीतियों का निर्माता। चौथा पॉइंट है ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, इन दोनों के मध्य कड़ी का काम करता है। पांचवा पॉइंट है लोकसभा का नेता, लोकसभा का नेता। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति। सातवां पॉइंट है दल का नेता। आठवां केंद्र राज्यों का समन्वयकर्ता। और नौवां है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके निर्धारण की शक्ति भी इसी के पास होती है। और 10वां पॉइंट है देश का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च नेता तथा शासक। और 11वां नियुक्तियां किस किस करता है। तो दोबारा दोहराते हैं प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को किस तरह से। पावर्स एंड फंक्शंस, मंत्रिमंडल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, विभागों का बंटवारा, पोर्टफोलियो सिस्टम, नीतियों का निर्माता, पॉलिसी मेकर, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन मतलब लोकसभा का नेता, लोकसभा को भंग करने की शक्ति, दल का नेता, केंद्र राज्यों का समन्वय करता,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने वाला और देश का सर्वोच्च नेता और नियुक्तियां। सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री को अपने साथियों को चुनने की पर्याप्त छूट रहती है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हों। प्रधानमंत्री यदि चाहे तो अपने राजनीतिक दल और संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी शामिल कर सकता है अपने मंत्रिपरिषद में। देखिए ये बात नोटिसेबल है, दोहराता हूँ दोबारा कि प्रधानमंत्री यदि चाहे तो अपने राजनीतिक दल और संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। दूसरा है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है तथा साधारणतया इस पर कोई आपत्ति नहीं की जाती। प्रधानमंत्री जिस प्रकार चाहे और जब चाहे विभागों में बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिपरिषद का अंत भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। नीतियों का निर्माता। प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है, वह सभी नीतियों का निर्माता होता है। वह मंत्रिमंडल के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी रखता है तथा मंत्री उसके परामर्श से ही कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति की मध्य कड़ी। तो संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना। दूसरा है संघ के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे। तीसरा पॉइंट है यदि राष्ट्रपति चाहे, यदि प्रेसिडेंट चाहे तो कैबिनेट के विचार के लिए, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 काम ये करता है कड़ी के रूप में। अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया लेकिन उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में पास नहीं करवाया तो फिर उसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में रखने के लिए कह सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराता है। अनुच्छेद 78 के तहत लोकसभा का नेता। लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री निम्न कार्य करता है। पहला है व्यवस्थापन की समस्त कार्रवाई के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। और दूसरा है वह स्पीकर से, लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क बनाए रखता है। वह लोकसभा के अधिवेशन को बुलाने व उसके सत्रावसान करने की तिथियां प्रस्तावित करता है। संसद के कार्य के कार्यक्रम तैयार करता है। विधेयक संबंधी सरकारी नीतियों को स्पष्ट करता है तथा संकट के समय सदन की प्रक्रिया संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। लोकसभा के नेता के रूप में अगला कार्य है कि वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सदन में सरकारी नीति को स्पष्ट करता है, प्रश्नों का उत्तर देता है तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सदन को सूचित करता है। वह विरोधी दल से संपर्क बनाए रखता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य विषयों पर वह विरोधी दलों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। संविध सरकारों में वह अपने दल के साथ साथ अपने अन्य सहयोगी दलों के नेतृत्व से संपर्क बनाए रखता है। जहां पर गठबंधन की सरकार होती है वहां पर उनके बीच एक संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ये 5 पॉइंट हो गए लोकसभा के नेता के रूप में। छठा पॉइंट है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। तो सदन को समय से पहले भंग कराने की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसके माध्यम से वह अपने दल के सदस्यों को नियंत्रण में रखता है तथा विपक्षी सदस्यों पर भी दबाव डाले रखता है। 7वां पॉइंट है दल का नेता। प्रधानमंत्री का अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि वह अपने दल का सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और चमत्कारिक व्यक्ति होता है।
प्रधानमंत्री दल की नीतियों, कार्यक्रमों तथा विचारधारा को प्रभावित करता है। वह दल का अध्यक्ष हुए बिना ही दल को नियंत्रित करता है। उसकी शक्ति एवं स्थिति का रहस्य उसको प्राप्त दलीय समर्थन के आधार पर है। 8वां पॉइंट है केंद्र राज्यों का समन्वय करता। भारत के संघात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के युग में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व रहा। प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्र राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बना सकती है। विविध राज्यों के मध्य आपसी विवादों पर प्रधानमंत्री समन्वय की भूमिका निर्वाह करते हैं। भारतीय संघीय ढांचे में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से केंद्र की शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोगी कड़ी का निर्माण करते हैं। 9वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंधी शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति का निर्धारण अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। 10वां पॉइंट है देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक। व्यवहार में देश का समस्त शासन प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। देश की जनता को हो या संसद, राज्य सरकारें हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखता है। अंतिम पॉइंट है नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा जितनी नियुक्तियां की जाती हैं वस्तुतः उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श, सलाह से ही की जाती है। इन नियुक्तियों के द्वारा भी वह अपना प्रभाव बनाए रखता है। तो ये इसके प्रधानमंत्री के पावर्स एंड फंक्शंस हो गए। अब हम प्रधानमंत्री की स्थिति का भी आकलन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति। भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है। भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति का विवेचन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। एक तो मंत्रिपरिषद का निर्माण, पुनर्गठन, कार्य संचालन। और अंत में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका। तो भारत में इंग्लैंड की भांति ही संसदीय पद्धति अपनाई गई है, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से बहुत मिलती जुलती है। मंत्रिपरिषद में भारतीय प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है। संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त की गई सभी शक्तियों का वह व्यवहार में प्रयोग करता है, अतः वह एक वास्तविक शासक है। इसका विवेचन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे कि वह एक वास्तविक शासक है। सैद्धांतिक स्थिति। तो सैद्धांतिक स्थिति में पहला पॉइंट है मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति। दूसरा पॉइंट है सैद्धांतिक स्थिति को स्पष्ट करने में मंत्रिपरिषद के संचालन में केंद्रीय स्थिति। मंत्रिपरिषद के संचालन में केंद्रीय स्थिति। तो पहले पॉइंट में मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति। मंत्री को अपने मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जो नाम राष्ट्रपति के सामने रखता है, राष्ट्रपति उन्हें स्वीकार कर मंत्री घोषित कर देता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चयन अपने विवेक के आधार पर ही करता है, लेकिन वह किन्हीं विशेष प्रभावी व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने, उन्हें उनकी इच्छानुसार विभाग देने के लिए बाध्य भी हो सकता है। फिर भी प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। दूसरा पॉइंट है मंत्रिपरिषद के संचालन में केंद्रीय स्थिति।
प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संचालन में केंद्रीय स्थिति है। यद्यपि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, तथापि व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व करता है तथा उसकी समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। तीसरा पॉइंट है जो इसकी सैद्धांतिक स्थिति को स्पष्ट करता है, मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसके कारण प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है। मंत्री को मंत्रियों के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने में मंत्रिमंडलीय सचिवालय तथा प्रधानमंत्री सचिवालय से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये तो हुई इसकी सैद्धांतिक स्थिति। अब बात आती है व्यावहारिक स्थिति की। व्यावहारिक स्थिति तो व्यवहार में 1947 से लेकर आज तक मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति बदलती रहती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका व भारतीय शासन को निम्न स्थितियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मंत्रिमंडलात्मक शासन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 4 वर्ष तक, अर्थात जब तक पटेल जीवित रहे, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू को मंत्रिमंडल में समकक्षों में प्रथम जैसी स्थिति प्राप्त रही। इसी प्रकार प्रारंभ में लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती गांधी की स्थिति भी इसी प्रकार रही, समकक्षों में प्रथम। लेकिन वर्तमान समय में मिली जुली साझा सरकारों में प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक से अधिक समकक्षों में प्रथम की है। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री शासन। जब मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है तब प्रधानमंत्री की शक्तिशाली भूमिका वाला शासन होता है। जैसे 1951 से 61 तक नेहरू की स्थिति और 1971 से 77 तक तथा 1980 से 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी की स्थिति, और वर्तमान में हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की स्थिति। तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडलीय शासन और प्रधानमंत्री शासन के बीच की स्थिति। तो मंत्रिमंडलीय शासन से प्रधानमंत्री शासन और प्रधानमंत्री शासन से मंत्रिमंडलीय शासन की ओर प्रस्थान का क्रम निरंतर चलता रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में एक ही व्यक्ति के कार्यकाल में कभी तो मंत्रिमंडल शासन और कभी प्रधानमंत्री शासन की स्थिति रही। श्री नेहरू, श्रीमती गांधी तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के प्रारंभ में जहां मंत्रिमंडलीय शासन की स्थिति रही और धीरे धीरे यह प्रधानमंत्री के शासन की ओर बढ़ती गई। श्री राजीव गांधी का शासनकाल प्रधानमंत्री शासनकाल से मंत्रिमंडलीय शासन की ओर चलता गया। अब सिद्धांतिक इसका तत्व हो गया, सिद्धांतिक पक्ष, स्थिति और व्यवहारिक स्थिति। अब होता है तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के संबंधों के निर्धारक तत्व। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने के लिए पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल का स्वरूप। एक दलीय या मिला जुला, सामान्यतया एक दलीय मंत्रिमंडलों में प्रधानमंत्री को अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, जबकि मिले जुले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। दूसरा है पॉइंट प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। एक निर्बल व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री अपने आप को जहां मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने तथा शासन के निर्णयों की औपचारिक घोषणा तक सीमित कर लेता है, वहीं प्रभावी व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री शासन के वास्तविक अध्यक्ष और सर्वोच्च जननेता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तीसरा है अपने दल या दलीय गठबंधन में प्रधानमंत्री की स्थिति। यदि प्रधानमंत्री अपने दल या मिले जुले मंत्रिमंडल की स्थिति में दलीय गठबंधन का निर्विवाद नेता होता है तो प्रधान मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। लेकिन यदि मंत्रिमंडल के अंदर या बाहर दल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुनौती देने वाला व्यक्ति विद्यमान है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसके कारण प्रधानमंत्री को अपनी सभी नीतियों के लिए संसद में दलीय बहुमत के कारण पूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाता है। सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री सदन की कार्यवाही पर नियंत्रण करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधि। विदेशों में प्रधानमंत्री अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने देश की नीतियों के बारे में वक्तव्य देते हैं, दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे उनकी शक्ति व भूमिका प्रभावी बनती है। तो इस तरह से इस संपूर्ण वीडियो में हमने प्रधानमंत्री को विस्तार से जाना, उनके कार्य व शक्तियां और भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति को भी हमने देखा, सैद्धांतिक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति और
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के संबंधों के निर्धारक तत्व।